नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने तैयारी में एकदम व्यस्त होंगे। तो जो संगीत यानी म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे आप 12th क्लास के म्यूजिक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप स्टेट फेज 2 के या फिर बीपीएससी टीआरई 4.0 के, तो कुछ ऐसे कॉमन प्रश्न करा रहे हैं जो कि आपका काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट भी हो और लगभग 12th और स्टेट और बीपीएससी का जो लेवल है लगभग उनमें, चूंकि सबका एक लेवल अलग अलग है, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न है जो लगभग वो 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है, टीआरई के लिए भी इम्पोर्टेंट है और आपका जो स्टेट है टीआरई से पहले उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे कुछ सेलेक्ट किए गए प्रश्न को आपको जो है वो कराए जा रहे हैं और चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्नों के ऊपर में। ये रहा वैदिक काल के आसपास से आपका प्रश्न, अब ध्यान से पढ़ेंगे। रज्जु और पुष्प वैदिक काल में प्रचलित थे, गायन, ताल या फिर नृत्य या फिर नाटक। बताएंगे कि ये वैदिक काल में प्रचलित है वो क्या है, ये गायन है, ताल है, नृत्य है या नाटक, क्या भाई? तो रज्जु और पुष्प। तो ध्यान से समझिएगा, चाहे रज्जु हो, चाहे पुष्प हो, चाहे अरुण हो, ये सब वैदिक काल में नृत्य के रूप में प्रचलित था। तो ये आपका सी उत्तर एकदम राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर पे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका सेकेंड प्रश्न वैदिक काल से ही। वैदिक काल में शिल्प की संज्ञा किसे दी गई थी? संगीत को, नृत्य को, नाटक को, गायन को। इसमें से शिल्प की संज्ञा जो है वैदिक काल में किसे दी गई है, फटाफट से आप लोग बताएंगे। तो सही बात अगर हम कर लेंगे तो संगीत को ही वैदिक काल में शिल्प की संज्ञा दी गई थी। तो ए उत्तर एकदम आपके राइट हो जाएंगे। फटाफट से आज हम आपका ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी से आपको प्रश्न कराएंगे, क्योंकि तबीयत भी जो है वो थोड़ा हमारी भी ठीक नहीं है, इसीलिए आपको समय ज्यादा भी ना लेंगे और आपके लिए वीडियो भी जल्दी अवेलेबल आपको कराने के ये जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो भी मिल पाए, इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि चलिए कुछ न कुछ रिकॉर्ड कर दिया जाए। उत्तरी संगीत की ठुमरी दक्षिण संगीत में किसके समान मानी जाती है? जब उत्तर भारत में जाते हैं तो हिंदुस्तानी संगीत में जैसे ध्रुपद प्रचलित है उसी तरह से ठुमरी भी है, और ठुमरी जानते हो वाजिद अली शाह से संबंधित, ठीक है। तो उसी तरह से जो ठुमरी उत्तर भारत में है तो जस्ट ठुमरी के समान दक्षिण संगीत में यानी कर्नाटकी संगीत में उसके समान क्या प्रचलित है? वर्णम है या फिर जावली है, या फिर आपका वहाँ वर्णन लिखल है, वर्णम समझिएगा, या फिर आपका कीर्तन है। तो आप सब जानते हो कि ठुमरी के समान दक्षिण में क्या है भाई? तो जावली है, ठीक है। और ध्रुपद के समान क्या है? तो पदम है। तो ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट है, आप जरूर इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, वैदिक संगीत कितने भागों में बटे हुए थे? ये वैदिक संगीत जो है वो कितने भाग में बटे हैं, ये ध्यान से समझेंगे। 7, 4, 5 या फिर आपके 6। फटाफट से आप सही उत्तर चूज करिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 5 सोच रहे होंगे, तो अगर ऑप्शन में 7 ना रहे तो आप 5 बेहिचक लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यदि 7 रहेगा तो ये याद रखेंगे 7 स्वर वैदिक काल में प्रचलित हो गए थे और 7 भागों में ही वैदिक संगीत बटे हुए थे, ठीक है। तो ये उत्तर यहाँ पे क्या होगा? सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर में हम देखें तो अगला प्रश्न है मंद्र, 1 मिनट, हाँ, मंद्र स्वरों में गायन का संबंध है किससे? उत्कृष्ट से, विकृष्ट से, अति उत्कृष्ट से, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आप एक चूज करिए, इसमें से कौन होगा? फटाफट से। तो सही जवाब की बात कर लेंगे तो जब मंद्र स्वरों में हम गाते हैं या मंद्र सप्तक ही आप कह लीजिए, तो वो होता है आपका, इस गायन का संबंध विकृष्ट से हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे के देखेंगे अगले प्रश्न के ऊपर में। तो ये रहा आपके सामने प्रश्न, अर्थ रहित जिसका अर्थ ही ना हो, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग अमीर खुसरो ने किसके लिए किया गया था? ख्याल के लिए किया था, ख्याल के लिए, तराना के लिए, जावली के लिए, ध्रुपद के लिए। फटाफट से सोचिए। तो सब में ध्रुपद में अर्थ
अर्थ वाले शब्द होते हैं, जावली में भी होते हैं, ख्याल में भी। तराना है जिसमें अर्थ रहित शब्दों का प्रयोग होता है, जिसमें कोई अर्थ ही नहीं निकलता है और वो गाए जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ तबले और तराने, सॉरी तबले हो और या फिर आपके मृदंग हो या फिर पखावज, इन तीनों वाद्यों में से किसी का एक बोल हो और कुछ कविताएं हो, ऐसे तीन चीजें मिलके तराना का निर्माण होता है जिसमें अर्थहीन शब्दों का प्रयोग होता है। ध्रुपद को मतंग ने क्या कहा है, बताएंगे। ध्रुपद को मतंग ने क्या कहे है? कलावंत कहे हैं, चोच्छा गीत कहे हैं, कलाकार कहे, इनमें से कोई नहीं। बताइए। ध्रुपद के आविष्कारक है, माने जाते हैं ऐसा मान सिंह तोमर, ग्वालियर घराने से संबंधित है और ग्वालियर के वो राजा भी थे उस टाइम पे। तो ध्रुपद को मतंग ने क्या कहा है? तो ये कहे हैं भाई चोच्छा गीत। क्या कहे हैं? चोच्छा गीत कहे, ठीक है। तो अब देखिए, संगीत में थोड़ी सी चीजें शोध का विषय है कि जहां हम ध्रुपद के आविष्कारक मानते हैं मान सिंह तोमर को, वही ध्रुपद की कुछ परिभाषाएं अब मान ले मतंग कह रहे हैं, तो मतंग मुनि जो बृहदृष्टि लिखे हैं वो तो कहीं ना कहीं मान सिंह तोमर से पहले के हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, जब आप देखिएगा अच्छे तरीके से करिएगा, पढ़िएगा, तो ऐसा लगेगा समय इधर से उधर हो रहा है, ये हो रहा है, इधर शोध का विषय है। टाइम से लेके सभी चीज में शोध जैसा कुछ जो है वो लगता है कि इसमें एक अच्छा शोध होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, जिसके कारण कई बच्चों को ये दिक्कतों का सामना भी करने पड़ते स्टडी के दौरान कि संगीत में वही चीज का यहाँ पे ये बताए गए हैं और यहाँ ये बताए गए हैं, एक चीज है, अलग अलग संगीतकार ने अलग अलग बातें कहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम बच्चे को भी आते हैं। चलिए अगले प्रश्न है, ध्रुपद के ... भाग हैं, कितने भाग हैं? 5, 8, 4, 2। आप सब जानते हो ध्रुपद के कितने भाग हैं भाई? फटाफट से कमेंट करिए जो जानते हैं, तो बाकी सही बात कर ले तो ध्रुपद की 4 भाग है, ठीक है। अब ये ध्रुपद के वो 4 भाग कौन कौन से हैं, आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे ध्रुपद के आखिर वो 4 भाग कौन कौन से हैं। अगले प्रश्न है आपके, अलादिया खान को किस घराने का संस्थापक माना जाता है? फटाफट से आप बताएंगे अलादिया खान को किस घराने के संस्थापक माना जाता है? जयपुर, मैहर, ग्वालियर या फिर इंदौर? तो अलादिया खान को जो है वो आपके जयपुर घराने के संस्थापक माना जाता है। यदि आप एक उत्तर चूज किए थे तो 1 नंबर और आपके झोली में, आपके खाते में यूं चला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, सितार के लिए प्रसिद्ध घराना कौन सा माना जाता है? ग्वालियर, दिल्ली, सेनिया, इनमें से कोई नहीं। तो सितार के लिए मैहर घराना और सेनिया घराना काफी इंपॉर्टेंट है, तो सी उत्तर यहाँ पे एकदम जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए सेनिया घराना है। अगले प्रश्न के ऊपर में देखें, प्रश्न है, लखनऊ के नृत्य घराने का संस्थापक कौन है? तानरस खां है, महेश्वर प्रसाद है, ईश्वरी प्रसाद है, अलादिया खां है। फटाफट से बताएंगे कि लखनऊ के नृत्य घराने के संस्थापक कौन है। तो सही उत्तर की बात कर लेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे कौन भाई, तब तक आप सोचिए, ये हो जाएंगे ईश्वरी प्रसाद, यानी सी उत्तर एकदम आपके राइट है। अगले सवाल की तरफ में बात कर लेंगे, ये रहा आपके सामने कुछ सितार से भी प्रश्न, वो 229 नंबर है। चल थाट के सितार में पर्दों की संख्या क्या होती है? ये कमेंट करके बताएंगे। तब तक के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचना दे दे उन विद्यार्थियों के लिए कि जो या फिर 12th की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप STET का तैयारी कर रहे हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। 1 मिनट, हाँ, तो STET का तैयारी करें या फिर आप TRE आगे जो भी हो 4.0 या फिर आप 5.0 कुछ की भी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी TRE के अलग कैटेगरी के आपका नोट्स तैयार किया गया है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों, स्टेट को लेकर के अलग और 12th को लेकर के अलग, ठीक है। 12th के लिए थोड़ा इजी है और कम प्रश्न आपके हैं, प्रश्न 1000 से रहेंगे, थ्योरी कम है, ये आपको 99 रुपया में मिल जाएगा। स्टेट और BPSC दोनों के लिए 199 रुपया में आपको मिल जाएंगे, जिसमें स्टेट का अलग बनाया गया है, BPSC को लेकर के अलग। जब आपको लेना होगा तो आप बताएंगे हमें, उसी हिसाब से आपको हम कस्टमाइज करके देंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? तो एक तो आपका थ्योरी का नोट्स मिलेगा, ठीक है,
दूसरा आपको पीडीएफ होंगे, जिस पीडीएफ में आपके एग्जाम के हिसाब से 1000 से प्लस ऑब्जेक्टिव की संख्या होगा। उसमें से कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिसे स्टेट और बीपीएससी के हिसाब से लेंगे, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट जो जीएस वाला पोर्शन है वो भी उसी में इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से कस्टमाइज किया गया। और एक बात इंपॉर्टेंट कि ये 1000 से प्लस जो प्रश्न आपको देंगे, इसमें से एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर गलत होगा, कहीं दिक्कत होगा, कहीं डाउट होगा। यदि एक भी प्रश्न ऐसा निकल जाता है कि जो भी हम आपसे पेमेंट लेते हैं उसका दुगना पेमेंट आपको रिफंड किया जाएगा, उसी टाइम पे आपको केवल उसका स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप पे भेज के प्रूव करना है कि सर ये गलत है। ठीक है, और बस उसके जस्ट जो है 5 से 10 मिनट के अंदर आपको डबल पैसे आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। क्योंकि कई बार शोध होने के बाद ही हम आपको दे पा रहे हैं, इस वजह से हम कॉन्फिडेंस पे आपको बता रहे हैं। और कैसे मिलेगा ये नोट्स आपका, मेरा नंबर लिखिए 8825 और 376551। ठीक है, ये कॉल या व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हम प्रश्न के ऊपर में देखेंगे। तो प्रश्न है आपका, चल थाट के कितने पर्दे हो? तो चल और अचल दो आपका थाट होते हैं सितार में। ठीक है, तो ये थाट नहीं होता है, ऐसे कर करके आपके, सॉरी, हाँ, ये ठाट करके ऐसे होते हैं। तो सितार में 2 ठाट चल और अचल होते हैं। उसमें चल की बात कर रही है कि कितने पर्दे होते हैं, तो इसमें 16 से 19 पर्दे होते हैं। तो 229 के सी उत्तर एकदम आपके राइट है। अगले सवाल देखें, अब 2 ही प्रश्न और बचे हैं, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं, फटाफट से देख लेंगे। अचल थाट के सितार में पर्दों की संख्या बताइए, 13, 16, 19 या फिर 22। तो अचल थाट की बात कर लेंगे तो इसमें जो होता है आपके, एक एवरेज देखे तो ये 22 पर्दे होते हैं। ऐसे इसमें जो है वो आपके 24 स्वर होते हैं और आपके 23 पर्दे होते हैं। कितने पर्दे होते हैं? 23 पर्दे। लेकिन यहाँ 22 क्यों बताएं? ऑप्शन के हिसाब से। और दूसरी चीजें, ये जो 23 पर्दे आपके होते हैं, इसमें एक पर्दा होता है तार म का पर्दा होता है, जिसको आप तीव्र म भी बोल सकते हो। तो जब तार म का पर्दा को अगर हटाते हैं तो कुल पर्दों की संख्या 22 ही बचती। ठीक है, तो बहुत सारी ये सारी चीजें हम आपको जो बता रहे हैं, सबके सब थ्योरी में स्पष्ट आपके सामने वहीं पे लिखा रहेगा, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। डी उत्तर सही होगा। और आज का लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, सबको सही करके जाना है भाई मेरे। प्रश्न है आपसे, कई रागों के मिश्रित, एक मिनट, कई रागों के मिश्रित रागों को कहते हैं, क्या कहते हैं? परमेल, प्रवेशक राग, जनक राग, मेल राग, संकीर्ण। जब कई रागों का मिश्रण होता है तो उसे कहते हैं भाई संकीर्ण राग। ठीक है, चलिए ध्यान रखेंगे। तो ये रहा आपके सामने काफी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है, उसमें से आपको 11-12 प्रश्न, आपको लगभग 12 प्रश्न कराने का प्रयास हम आपको किए। कैसा लगा सीरीज आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। और सेशन से कुछ भी आपको बेनिफिट मिलता है तो कम से कम 1 लाइक तो आपका बनता है, 1 लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।